लेकिन ये पहली बार मैंने कोई डिसीजन मेरे फैमिली के अगेंस्ट में जाके लिया, एंड टुडे आई एम क्वाइट हैप्पी एंड इवन दे आर हैप्पी टू हियर व्हेनेवर दे हियर अबाउट द सक्सेस स्टोरीज ऑफ द स्मार्ट टैक्स। मुद्दाए मुश्किल ये नहीं है कि हमारे सपने बड़े हसीन हैं, बस बात इतनी सी है कि रास्ते बड़े कठिन हैं। सपने, हम सभी कुछ बड़ा करने के, कुछ बड़ा बनने के सपने देखते हैं, लेकिन जब बात आती है उन सपनों को पाने के लिए प्रयास करने की, तो हम में से बहुत से लोग घबरा जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। और उनकी इस घबराहट का, इस कंफ्यूजन का जो सबसे बड़ा कारण होता है कि उन्हें इस बात का पता ही नहीं होता कि शुरुआत कहाँ से की जाए। कुछ ऐसी ही कहानी होती है हर उस शख्स की जो अपने कैरियर की यात्रा में उस पड़ाव पर होता है जहाँ से उसे ये लगने लगता है कि कोई बिजनेस शुरू किया जाए, कोई स्टार्टअप शुरू किया जाए या एंटरप्रेन्योर बना जाए। लेकिन ये सब सोचना जितना आसान होता है उतना ही मुश्किल होता है इसकी शुरुआत करना। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, उन्होंने अपने कैरियर की इस पड़ाव पर शुरुआत की कठिन डगर को अपनी नीयत और काबिलियत दोनों पर भरोसा करके पार किया है। तो आइए अब ज्यादा देर ना करते हुए सुनते हैं उन्हीं से उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी हमारी इस पेशकश रुद्रा टॉक्स के एक नए और शानदार एपिसोड में। और आइए अब स्वागत करते हैं हमारे इस एपिसोड के गेस्ट, द स्मार्ट टैक्सी के फाउंडर श्री ध्रुवम ठक्कर जी का हमारे इस रुद्रा टॉक्स में। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच रौनक। सो ध्रुवम जी, आपसे सबसे पहला मेरा सवाल है कि आपकी जो कैरियर जर्नी रही, आपकी जो लाइफ जर्नी रही, उसके बारे में अगर आप शॉर्ट में कुछ ग्लिम्स शेयर कर सकें हमारी ऑडियंस के साथ। अच्छा, सबसे पहले तो धन्यवाद रौनक, मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आमंत्रित करने के लिए। अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। जब भी मैं मेरी लाइफ की जर्नी के बारे में जब भी मेरे पास मौका मिलता है, मैं ऑलवेज मेरे इंस्टांसेस शेयर करता हूँ ताकि उससे लोगों को और भी प्रेरणा मिल पाए। जर्नी की अगर मैं बात करूँ तो मेरा बचपन जो है वो बहुत शाई नेचर का हूँ। मतलब बचपन से काफ़ी और थोड़ा सा रिजिड फैमिली में पला बड़ा हूँ, जहाँ पे औरतों को ज़्यादा बाहर जाने के लिए नहीं दिया जाता या फिर बच्चों को ज़्यादा घर में बाहर घूमने के लिए नहीं दिया जाता था। तो उस समय की मैं बात कर रहा हूँ अराउंड 1986-19, जब से मेरा बॉर्न हुआ है तब से। सो उसी की वजह से मैं जब भी व्हेन आई एंटर्ड इनटू आउटसाइड वर्ल्ड, जब भी मैं आउटसाइड वर्ल्ड में मैंने पहला कदम रखा, तो तभी मुझे काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, क्योंकि लोगों के साथ मैं बात नहीं कर पाता था। उनके लोग, मैं देखता था एक दूसरे के साथ बहुत इजीली घुल मिल पाते हैं, बल्कि मैं उसमें नहीं हो पाता था। हिंदी म्यूजिक मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। काफ़ी सूदिंग जो गाने होते हैं, जैसे सोनू निगम हो गया, अरिजीत सिंह हो गया, तो ये सारे गाने मैं ऑलवेज सुनता था। कैरियर की अगर मैं बात करूँ तो मेरे स्कूलिंग टाइम पे, जैसे मैंने बताया कि काफ़ी लोगों के साथ घुल मिल नहीं सकता था, तो स्कूल में हमेशा से एक अलग कोना रहता था जहाँ पे मैं ऑलवेज बैठा रहता था। और स्टडी में काफ़ी अच्छा था, तो काफ़ी शुरू मतलब अप टू 10th 11th तक मेरे सारे ग्रेड जो हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट की कैटेगरी में था। उसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में ऑलवेज पार्टिसिपेट करता था, जैसे ऐसे राइटिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, सिंगिंग हो गया। मैं सिंगिंग का भी काफ़ी शौक रखता था, क्योंकि मेरे फादर खुद एक सिंगर थे, तो उनको भी मतलब उनसे भी काफ़ी बार सीखता था, देखता था, तो उनकी वजह से मतलब सिंगिंग का भी मुझे शौक था। तो सारे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट मैंने ऑलमोस्ट किया है, चाहे फिर जीता हूँ नहीं जीता हूँ। फिलहाल इनिशियली में मेरे काफ़ी बार ऐसे इंस्टेंस रहे हैं कि जिसमें मान लीजिए अगर मेरा कुछ फेलियर होता है तो मैं ज़्यादा उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन अभी फिलहाल धीरे-धीरे जैसे-जैसे बिज़नेस में आता गया, वैसे ये सारी चीज़ें चेंज होती गई। 12th साइंस की अगर मैं, बिकॉज़ बेस्ड ऑन मेरे 10th परसेंटेज जो अच्छे थे, वो 12th के उसी वजह से मेरे पेरेंट्स ने सोचा, और मेरा खुद का भी एक ड्रीम था कि भाई मुझे एक एयर फोर्स पायलट बनना है या तो फिर एक इंजीनियर अच्छा बनना है। तो उसकी वजह से मुझे ऑलवेज मशीन के प्रति लगाव मेरा ऑलवेज ज़्यादा रहा है। स्पेशली कार्स की अगर मैं बात करूँ, कार्स हो गए, ट्रक्स हो गए, बस हो गए, तो इनके प्रति पहले से मेरा लगाव था। तो उसकी वजह से मैंने मैकेनिकल इंजीनियर या तो फिर एयरफोर्स पायलट बनने का पहले से सोचा था, और उसी की वजह से मैं साइंस स्ट्रीम मैंने ऑप्ट किया था। लेकिन फिर धीरे-धीरे पढ़ाई के प्रति रुचि एकदम कम होती गई, क्योंकि उस साल की उम्र ही कुछ ऐसी थी जिसमें बाकी सारी चीज़ों के प्रति अट्रैक्शन हमारा काफ़ी बढ़ जाता है। तो उस समय में मैं पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाया, धीरे-धीरे डिस्ट्रैक्ट होता गया, और फाइनली फिर ऐसा हुआ कि जैसे मेरी 12th साइंस की जब भी एग्ज़ाम अपीयर की, तो उस समय
मैंने ऑलमोस्ट साइंस के जो भी सब्जेक्ट होते हैं वो सभी सब्जेक्ट में मैं फेल था, एक्सेप्ट मुझे याद है आई थिंक इंग्लिश एंड संस्कृत, ये 2 ही सब्जेक्ट है जहाँ पे मैंने क्लियर किया था, बाकी के सारे सब्जेक्ट में मैं फेल था। तो वहाँ से मेरी जर्नी फिर टर्न होनी शुरू हुई, वहाँ से मैंने फेलियर्स एब्जॉर्ब करने शुरू किए। थोड़े बहुत दिनों में काफ़ी डिप्रेस रहा, मेरी फैमिली को भी काफ़ी कुछ सुनना पड़ा कि बच्चे को मतलब इतना इंटेलिजेंट नहीं था तो फिर साइंस में क्यों भेजा। ये सारी चीज़ें हमने भी देखी और उसके बाद में बट धीरे-धीरे फिर बदलाव आता गया। वहाँ से मैंने फिर डिप्लोमा जॉइन किया, डिप्लोमा के बाद में फिर सिंसियर हो गया और कॉलेज मैंने अपना पूरा करियर जो है मतलब वो सिल्वर मेडल से कंप्लीट किया मेरा इंजीनियरिंग। वहाँ से फिर मुझे मल्टीनेशनल में जॉब लगा। जॉब करने के बाद में फिर फाइनली 8 साल तक जॉब करने के बाद फाइनली मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, अभी मुझे जॉब नहीं करना है। आई वांटेड टू विल गिव एक्चुअली ब्रिंग बैक टू समथिंग गुड फॉर सोसाइटी। और उसी की वजह से वहाँ से मेरी बिजनेस की जर्नी शुरू हुई व्हिच इज 2016। सो ये सारी मेरी करियर की एंटायर लाइफ साइकिल है जो अब तक मेरे करियर में देखी। एक काफ़ी अच्छा एक आपने एक्सपीरियंस दिया अपनी कैरियर जर्नी को, जो आपने बताया कि स्टार्टिंग में आपका साइंस में अच्छा एक स्कोरिंग, आप हाई स्कोरिंग स्टूडेंट थे तो इस वजह से 12th में साइंस लिया एंड देन अगेन कुछ फेलियर्स आए, उसकी वजह से आपने स्विच किया। यहाँ पर मेरा एक पहला क्वेश्चन आता है कि आपकी जो मैं प्रोफाइल देख रहा था तो उसमें था कि आपने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद एबीबी में एज अ एग्जीक्यूटिव प्लानिंग एंड परचेज में जॉब की, देन इंडस टावर्स में जॉब की। सो आई बिलीव कि अगर एट द स्टार्ट आप एक अच्छी एमएनसी कंपनी में, एबीबी का आपने जो डोमेन है उसमें एक अच्छी खासी एक्सपर्टीज है। सो जब आप अपने कैरियर की स्टार्टिंग में इतनी बड़ी कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो ऐसा क्या एक अचानक से आपको रियलाइजेशन होता है कि जहाँ से आपको लगता है कि नहीं अब बिजनेस की स्टार्ट करना है या बिजनेस के फील्ड में जाना है, स्टार्टअप के फील्ड में जाना है? देखिए जनरली कभी भी कोई आदमी जब अगर मान लीजिए पहले वो जॉब टेन्योर में रहता है और उसके बाद में फिर जब वो स्टार्टअप में जंप होता है तो ऑलवेज उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस उसके ऊपर बहुत मायने करते हैं। दूसरा जो होता है उसके सराउंडिंग में एनवायरनमेंट कैसा है उसके ऊपर भी रहता है। तो मेरे केस में ऐसा था कि जब एबीबी में था तो मुझे डेफिनेटली ये चीज़ ने काफ़ी हेल्प किया बिकॉज मैं बिजनेस को अंदर से जान सका। काफ़ी सारी बिजनेस चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, क्या चीज़ें, बिकॉज काफ़ी बार होता है ना कि हम लोग किताब पढ़ते हैं लेकिन हम लोग एक्चुअल एक्सपीरियंस जब वो रोल के अंदर जाते हैं तभी जाके कर पाते हैं। तो तब मैंने काफ़ी क्लोजली, इतनी बड़ी कंपनी मल्टीनेशनल थी, प्रोसेस ओरिएंटेड कंपनी है, काफ़ी सारी प्रोसेसेस मैंने वहाँ पे जाके सीखी। मुझे पता चला कि बिजनेस में क्या चीज़ें होती हैं, अगर कोई चीज़ गलत हो जाती है तो उसको सही कैसे करते हैं, उसके बाद प्रोसेस इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे कॉर्पोरेट टेन्योर के दरमियान मैंने सीखी है। दूसरी तो जब भी वो सारी चीज़ें जैसे होती थी तो हमने जैसे जब भी मेरा ट्रैवलिंग होता था तो उस समय जब मेरी कंपनी मेरे लिए कैब ऑर्गेनाइज करती थी तो उस समय मैंने काफ़ी बार देखा है कि कैब के स्टैंडर्ड्स जो होते थे जिस हिसाब से उनको पे आउट करते थे तो उस हिसाब से नहीं रहते थे। मतलब गाड़ी काफ़ी गंदी होती थी, स्लीपर जो ड्राइवर जो होते थे उनके बिहेवियर सही नहीं रहते थे, उनके ड्राइविंग स्किल दे वर वेरी रफ ड्राइवर्स। सो मतलब तो गाड़ी के अंदर जब हमें पानी की प्यास लगती है तो हमें पानी ढूंढना पड़ता है या फिर बाहर जाके लेना पड़ता है। खाने के लिए छोटा मोटा कुछ अगर बिस्किट पैकेट या चॉकलेट्स भी रख देते तो भी सही होता, बट ये सारी चीज़ें उस समय कोई नहीं सोचता था। पैरेलली उसी समय जब एयरपोर्ट मतलब जब आप एयरवेज में ट्रैवल करते थे या होटल में रहते थे तो उस समय हॉस्पिटैलिटी और क्वालिटी लेवल बिल्कुल डिफरेंट रहते थे। तो उसी समय से मुझे हमेशा से मतलब 2012 से मैंने ये ड्रीम करना शुरू किया कि मान लीजिए अगर एक कैब होती है कि जो एक एयरवेज जैसी फीचर्स हॉस्पिटैलिटी देती है और एक होटल जैसे फीचर्स अगर अंदर देती हैं तो अगर ये तीनों को अगर मर्ज कर दिया जाए तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट हो सकता है। दिस वॉज जस्ट अ बिग क्वेश्चन मार्क इन माई माइंड कि अगर अच्छा कंसेप्ट हो सकता है। सो वहाँ पे जो ये क्वेश्चन मार्क था वो क्वेश्चन मार्क को मुझे फुल स्टॉप लाने में 4 साल लगे। मतलब कि मेरे पास उतना करेज नहीं था, मेरे पास इतने फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थे। तो जब भी एक जॉब सीकर होता है ऑलवेज वो क्या सोचता है कि हर महीने के फिक्स डेट पे हमारी सैलरी आ जाती है जो काफ़ी उसके डिपेंड पे हमारे सारे लाइबिलिटीज़ भी होते हैं, हमारी EMI हम उसके हिसाब से शेड्यूल करते हैं, हमारे खर्चे उस हिसाब से चलते हैं। तो ये सारी चीज़ों की एक सेम मेंटालिटी मेरी भी थी। तो चलो यार सैलरी अच्छी आ रही है, अकाउंट में हर महीने के फिक्स डेट पे पैसे आ जाते हैं, चाहे फिर कुछ दिन जाए कुछ दिन ना जाए, थोड़ा बहुत काम करे थोड़ा बहुत। आई वॉज वेरी सिंसियर टू माई जॉब। बट उसमें क्या होता था कि ये सारी चीज़ें थी। पैरेलली मैं हमेशा से जैसे मान लीजिए अगर 5 लोगों का ग्रुप है तो उसमें से 4 लोग अगर एक तरीके से काम करते हैं तो मेरा ऑलवेज तरीका थोड़ा सा डिफरेंट रहता था। मैंने मतलब मैं एक्सेप्ट करता हूँ और ऑनेस्टली काफ़ी बार मैंने ऐसे फेलियर्स किए हैं कि जिसमें कंपनी को काफ़ी बड़े बड़े नुकसान भी हुए हैं। लेकिन मैं हमेशा से फिर भी आगे नेक्स्ट टाइम जब भी कोई असाइनमेंट दिया जाता तो उस समय मैं फिर से कोई नया ही ट्राई करना सोचता था। और टाइम मैंने कुछ इम्प्लीमेंटेशन ऐसे भी की हैं जो आज भी उस कंपनी में कंटिन्यू है और आज भी लोग उसको भली भांति फॉलो करके अच्छे रिजल्ट्स पा रहे हैं।
तो ये दोनों तरीके के फेलियर्स और सक्सेस मैंने अपनी कंपनीज में देखे हैं कि उसी के बेस पे मतलब काफी बार मुझे ऐसा बता दिया जाता था कि नहीं यार तुम्हें ये नहीं करना है। और मेरे लिए आज भी मतलब जब से मेरा बचपन है तब से लेके आज तक कुछ चीजें मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट रही, जैसे मेरे इथिक्स और वैल्यूज, उसमें अगर कभी भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज होता है तो वो चीज में मैं कभी आगे नहीं बढ़ता। उसके लिए फिर चाहे मुझे बिजनेस के लॉस हो जाए, चाहे मुझे पर्सनल लॉस हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो मैं हमेशा उस चीज पे अड़ा रहता हूँ। तो उस चीज की वजह से काफी बार मेरे कंपनीज में जैसे कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स होता है, एवरीबडी नोज दैट यू नो काफी बार ऐसा बताया गया कि यू नो हम मेरी ऑनेस्टी की वजह से काफी बार हमारे मैनेजर्स को सुनना पड़ा, which might not be a good thing for him. So that is the reason people have started, you know, giving me some jobs which actually I am not authorized, I'm not supposed to do that. जैसे काफी बार नंबर चेंज करने के लिए मुझे बोला गया, जो नंबर्स, और मेरा ऑलवेज ऐसा रहता है कि अगर ग्राउंड पे रिप्रेजेंटेशन जो भी है वही मैं ऑलवेज फैक्ट एंड फिगर्स दिखाता था। तो वो सारी चीज़ों की वजह से मुझे हमेशा से डांट खानी पड़ी, लोगों के सामने यू नो सर झुका के खड़ा रहना पड़ा, डिस्पाइट आई वाज डूइंग समथिंग राइट। मैं एक्चुअली परमानेंट सोल्यूशन के लिए सोचता था, बट मुझे ऑलवेज टेम्पररी सोल्यूशन के बारे में बोलने के लिए बोला गया। ये सारी चीज़ें मेरे से बर्दाश्त नहीं थी। फिर फाइनली एक दिन मैंने सोचा कि नहीं यार अभी बहुत हुआ, आइदर मैं ये जॉब क्विट कर दूंगा और कहीं और कॉर्पोरेट कंपनी में काम करने लगूंगा। फिर जब आराम से एक बार कॉफी मतलब चाय पी रहा था, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ टी। जब मैं चाय पी रहा था उस समय मैंने सोचा कि चलो मान लो ये जॉब मैं चेंज कर लेता हूँ, नेक्स्ट जॉब में चला जाता हूँ, लेकिन नेक्स्ट जॉब में फिर से क्या करूंगा, उसके बाद में फिर से क्या कितनी बार चेंज करता रहूंगा। उससे अच्छा मैंने सोचा कि व्हाई कांट आई बिल्ड समथिंग which will actually you know allow me to do my work with the way which I want as per the laws and standards what I follow. So उसी दिन से फिर जब जो आइडिया मैंने 2012 ड्रीम किया था वही पॉप अप होना शुरू। यार ये ऑल एक्सपर्टाइज है, मुझे इतना कार पसंद है, मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, तो क्यों ना मैं इसी के सराउंडिंग कोई कुछ बिजनेस सेटअप करूं। दिन 4 बजे उठा, रेजिग्नेशन ड्राफ्ट किया और भेज दिया। तो विदाउट आस्किंग एनीबॉडी इन माय फैमिली आई हैव ड्राफ्टेड रेजिग्नेशन एंड सेंड इट। और वहाँ पे फिर उसके बाद में जब नोटिस पीरियड के मेरे 15 दिन बचे थे, तभी मैंने मेरे फैमिली मेंबर्स को बताया कि मैंने इस तरह से रेजिग्नेशन कर दिया है, मैं आगे जाके काम नहीं करने वाला हूँ और मैं एक स्टार्टअप या फिर बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। हमारे घर में पिछले 4 जनरेशन से कोई भी बिजनेस में नहीं है, किसी को बिजनेस का आइडिया नहीं है, सारे लोग सिक्योर जॉब में, चाहे फिर वो मल्टीनेशनल हो गया, चाहे फिर वो गवर्नमेंट सेक्टर हो गया। तो मुझे अभी उसी तरह से बताया गया था, लेकिन आई वाज द फर्स्ट वन हु एंटर्ड इनटू डिसाइडेड टू एंटर इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। मेरी लायबिलिटीज चालू थी, मेरी ईएमआईज रनिंग थे, मतलब मैं घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी थी। मेरा बेबी जस्ट 1 ईयर का था व्हेन आई डिसाइडेड टू क्विट द जॉब। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बावजूद कुछ भी सोचे बगैर उस टाइम से बस अंदर से एक आवाज़ आया कि नहीं, अगर मुझे करना है तो यही करना है, और अगर नहीं करना है तो आगे उसके बारे में फिर कभी नहीं सोचना है। तो उससे अच्छा है लेट मी जस्ट ट्राई इट, अगर मैं गिरूंगा तो फिर से खड़ा हो जाऊंगा। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ये पहला मेरा ऐसा वेंचर या पहला ऐसा प्रयास था जिसमें मैं काफ़ी बार गिरूँ, लेकिन हर बार फिर से कहीं ना कहीं अंदर से एक शक्ति या अंदर से एक ताकत आ जाती है जिसकी वजह से मैं खड़ा हो जाता हूँ एंड अगेन वी स्टार्ट रनिंग। तो ये सारी जर्नी एंटायरली अभी तक यहाँ से शुरू हुई और ऐसे ही आगे चली। राइट, सो इसमें एक क्वेश्चन आता है मेरा कि जैसे आपने कहा कि आप ने डिसाइड किया कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स और ये सारी चीज़ें हर जगह होती हैं, किसी भी आप इंस्टीट्यूशन में, किसी भी आप इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी होते हैं। सो आपको जब रियलाइज़ हुआ और आपने मॉर्निंग में ड्राफ्ट करके रेजिग्नेशन भेज दिया, सो मैं ये जानना चाहता हूँ आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या था, क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये था कि आपने किसी से डिस्कस नहीं किया उस मोमेंट पर। जनरली मेरा जब मैंने रेजिग्नेशन ड्राफ्ट किया, वैसे मेरा 1 महीने का नोटिस पीरियड रहता था हमारी कंपनी में। तो जब 15 दिन बाकी थे, 15 दिन नहीं आए प्रिसाइजली 12 दिन जब बाकी थे, तब जाके मैंने मेरे फैमिली में बताया कि भाई इस तरह से मैंने स्टेप्स लिया है और अभी आके जाके मैं जॉब नहीं करने वाला। तो सभी बिकॉज देखो मेरा एजुकेशन टेन्योर काफ़ी अच्छा रहा है, सिल्वर मेडलिस्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, उसके बाद में मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन A+ ग्रेड के साथ कंप्लीट किया। तो ये सारी चीज़ें, और मेरी सैलरी जब व्हेन आई रिजाइन द जॉब इट वाज वेरी गुड पेमेंट विच आई वाज गेटिंग एवरी मंथ इन द अकाउंट। सो ये सारी चीज़ें के देखने के बावजूद लोगों ने सोचा कि यार तुम चलो तुम इंजीनियर हो, तुमने बिजनेस का इतना ही वो पैशन है, तो यू वुड हैव स्टार्टेड समथिंग रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग करते, कुछ प्रोडक्शन रिलेटेड कुछ करते, या तो फिर कोई कंसल्टिंग करते, ये सारी चीज़ों में जाते। ये कार रेंटल दिमाग में कहाँ से आ गया, तो दैट इज नोबडी वाज एबल टू गेट। अभी कार रेंटल इज अगेन अ वेरी पॉश वर्ड व्हाट आई एम यूजिंग, जनरली उसको लेमन लैंग्वेज में टैक्सी बिजनेस बोलते हैं। सो टैक्सी बिजनेस दिमाग में, एक इंजीनियर के दिमाग में टैक्सी बिजनेस कहाँ से आ गया, दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे
फैमिली मेंबर्स वी वर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब कि ये यहाँ तक कहाँ से सोच सकता है, मतलब। और उसके बाद में मैंने जब उनको बताया कि इनिशियल डेज में मुझे खुद ही टैक्सी चलाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास उतना फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, चीज़ें मुझे ही ग्राउंड पे लानी पड़ेगी, आई हैव टू वर्क एज अ टैक्सी ड्राइवर, मुझे लोगों के साथ जाना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें थी। आई हैव टू स्टे आउटसाइड होम फॉर मल्टीपल डेज, मुझे कार में सोना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें जब दे वर नॉट एबल टू लिसन टू दिस, तो उसी की वजह से उन्होंने काफ़ी सारे रिजेक्शन मुझे बोले कि नहीं यार तुम ये चीज़ें मत करो, कहीं वापस और लग जाओ, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ड्रॉप लेना है तुम जॉब में ड्रॉप ले लो। लेकिन ये बार आई वॉज इंटरनली प्रिपेयर्ड कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इसमें आगे बढ़ना है, और एक अंदर से एक फोर्स मुझे कॉन्स्टेंटली ड्राइव करता था कि नहीं दिस इज द विजन विच आई वांटेड टू अचीव, और मुझे लगता था कि नहीं कहीं ना कहीं जाके ये बिजनेस आगे जाके बहुत बड़ा होगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग 4 साल में इतना बड़ा होगा ये नहीं सोचा था, बट यस कहीं ऐसा जरूर लगता था कि नहीं आगे जाके ये बिजनेस बहुत बड़ा होगा और इसकी डिमांड अच्छी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स, मेरे सोसाइटी में जो नेबर्स थे वो सारे लोगों ने मुझे बताया, समझाया। लेकिन अभी तक मैं मेरे फैमिली का बोल सकता हूँ एक बहुत ओबीडियंट बेटा रहा हूँ कि जो बार पापा ने बताया मैंने हमेशा वही किया। लेकिन ये पहली बार मैंने कोई डिसीजन मेरे फैमिली के अगेंस्ट में जाके लिया, एंड टुडे आई एम क्वाइट हैप्पी एंड इवन दे आर हैप्पी टू हियर व्हेनेवर दे हियर अबाउट द सक्सेस स्टोरीज ऑफ द स्मार्ट टैक्स। डेफिनेटली एक सबसे अच्छी बात है कि आपने डिसीजन लिया और उसको सक्सेसफुल करके दिखाया, तो डेफिनेटली आपकी सराउंडिंग में हर कोई इंस्पायर्ड भी रहता है और हर कोई हैप्पी भी रहता है। अब पॉइंट आता है इसमें कि ठीक है आपने डिसीजन ले लिया कि आपको इस तरीके का कार रेंटल या टैक्सी बिजनेस में जाना है, बट इंपॉर्टेंट इसकी जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैं स्टूडेंट्स के साथ देखता हूँ, क्योंकि मैं चूंकि एकेडमिक्स में हूँ, तो सबसे बड़ी बात होती है कि उन्हें पता होता है कि नहीं मुझे 10 साल में ये अचीव करना है, 15 साल में ये अचीव करना है, या एक सपना देख लेते हैं बड़ा सा कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप। बट पॉइंट अगेन कि जब उनसे आप पूछो कि स्टार्ट कहाँ से करोगे, सो वो जो एक पॉइंट था कि हाउ यू विल स्टार्ट, जैसे आपने कार रेंटल कहा तो टैक्सीज आप लोगों को अप्रोच करोगे, टैक्सी हायर करोगे एंड देन सर्विसेज ऑफर करोगे, तो ये वाले पॉइंट पर आपने जो आपने अभी बताया कि आपका पहले से डिसाइड था कि चूंकि फंड्स बहुत ज़्यादा नहीं है और आप खुद ही टैक्सी चलाओगे, सो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिसाइडेड थी या पहले आपने प्रॉपर एक जो कहते हैं ना वे में अप्रोच करने की लोगों को कोशिश की एंड देन जब फेलियर हुए तो तब आपने डिसाइड किया ये पॉइंट? जनरली ऐसा होता है कि जब स्टार्टअप में आप जब भी एंटर होते हैं, जितने आपके दिमाग में क्लैरिटीज, मैं ओपनली बोलता हूँ कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा कि जिसके दिमाग में नॉन क्लैरिटी स्टार्टअप के टाइम पे नहीं होगी, बिकॉज इट इज बट ऑब्वियस है। हमारे दिमाग में काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जिसके हमारे पास आंसर्स नहीं रहेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन को आंसर ढूंढने की बजाय अगर आप अपना पैर आगे बढ़ा देते हो तो देन यू आर मेकिंग अ गुड मूव। सो दूसरी जब मैंने एक्चुअली डिसाइड किया तब मेरे दिमाग में बहुत क्लियर था कि मुझे मेरा जो पैशन है, दैट मीन्स कार ड्राइविंग इज माय पैशन, तो मुझे उसके सराउंडिंग में कुछ बिजनेस करना है। उस समय मैंने पैरेलली मार्केट में रिसर्च भी करने शुरू किए, तो ऐसा नहीं था कि समथिंग विच इज कम आउट ऑफ अ ब्लू मून। कार रेंटल के बारे में पहले से सोच रहा था, लेकिन उसका मार्केट में एक्सेप्टेंस होना भी बहुत जरूरी है। तो उसके बाद में जब मैंने जॉब से रिजाइन किया, 10 जून जब मेरा लास्ट डे था, 13 जून से मैंने एक सर्वे फॉर्म अपने आप ड्राफ्ट किया जिसमें 10 क्वेश्चंस लिखे जिसके 1 to 5 रेटिंग बनाए, और रास्ते पे निकल पड़ा लोगों से क्वेश्चन पूछने के लिए। सो 200 मेरे पास 200 जेरोक्स मैंने करवाई थी, उसको स्पाइरल बाइंड करवाया और अपने हाथ में बुकलेट लेके मैं सब लोगों को जाके पूछता था कि सर अगर मान लीजिए आपके पास अगर कार रेंटल में ये फीचर्स आते हैं, जैसे उसमें वाईफाई कनेक्शन हो, पानी की बोतल हो, खाने के लिए नाश्ता हो, कार अगर नीट एंड क्लीन हो, एकदम डिसेंट हो, ड्राइवर बढ़िया हो, तो इसके लिए आप इतने ओवरऑल कंसेप्ट को कितने रेटिंग्स देंगे। इसमें 10 क्वेश्चन थे, हर एक लोगों को मैं जाके पूछता था। उसमें से कुछ लोग बताते थे, कुछ लोग हंसी मजाक उड़ाते थे, कुछ लोग मेरा बैकग्राउंड पूछते थे कि भाई तुम ये क्यों कर रहे हो। जब मैंने बताया कि भाई मैं इंजीनियरिंग हूँ, यहाँ से पास आउट हूँ, तो ये सारी चीजें भी लोगों को काफी सरप्राइजिंग लगी। कुछ लोगों ने बहुत सराहा, तो बोले नहीं यू आर डूइंग द राइट थिंग। सो ये सारी चीजें करने के बाद में जब मैंने उसको फाइनली एनालाइज किया, तब मुझे पता चला कि 5 में से 4 लोग ये चाहते हैं कि ये कंसेप्ट ग्राउंड पे आए। तो यहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। अब मुझे एक्चुअली अरेंज करना था कि ग्राउंड पे कॉन्सेप्ट को लाया कैसे जाए। दैट मीन्स मुझे थोड़े से पैसे चाहिए, कि पैसे मेरे पास जो भी मेरे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, मेरी रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, सारे मैंने तोड़ दी, और सारे कुछ इकट्ठा करके फिर भी उतने नहीं हो पाए कि मैं कोई डाउन पेमेंट भर पाऊँ। तो ऑनेस्टली फिर मैंने दोस्तों से बात किया, तो दोस्तों ने भी बोला नहीं यार ये सारी चीज़, मतलब हम लोग थोड़े बहुत दोस्तों ने बोला कि चलो ठीक है तुम थोड़े बहुत ले लो। वो भी उन्होंने इसलिए पैसे दिए कि उनको लगता था कि चलो ये अगर फेल हो जाएगा तो अपने आप मुड़ के वापस जॉब में आ जाएगा। सो विद दैट इंटेंशन दे हैव गिवन द मनी टू मी। और वहाँ से जाके फिर मैंने कार का डाउन पेमेंट भरा, कार परचेज की। अभी ड्राइवर रखने के तो डेफिनेटली पैसे नहीं थे, बैंक में अकाउंट बहुत मुश्किल से ओपन हुआ था, बिकॉज जो मिनिमम बैलेंस हमको चाहिए था वो मिनिमम बैलेंस के साथ मैंने अकाउंट ओपन किया था, और उतने ही पैसे थे मेरे पास। तो वहाँ से फिर कंपनी से जो पुराना लैपटॉप मिला था, पुराना सा एक फ़ोन था मेरे पास, ऑफिस के लिए तो बिल्कुल पैसे नहीं थे।
तो घर के एड्रेस पे हमने कंपनी रजिस्टर करवाई और वहाँ से फिर कंपनी की स्टार्टअप शुरू किया। तो पहले जैसे मान लीजिए ड्राइवर नहीं था तो खुद ही ड्राइवर बन गया। मार्केटर के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो जितना बहुत समझ मुझे मार्केटिंग की थी, जो भी मेरी पढ़ा था, कंपनी में सीखा था, उसके हिसाब से मैं बैनर बना के, उस टाइम पे फेसबुक बहुत पॉपुलर था, तो फेसबुक के बारे में मतलब मैं फेसबुक पे देखता था कि लोग काफ़ी सारा पोस्ट करते हैं, उनको बिज़नेस मिलता है। मैंने सोचा क्यों नहीं मैं भी पोस्ट करूँ। आज भी अगर आप हमारे 2016 के पेजेस देखोगे या कंटेंट देखोगे, उसमें जितने भी बैनर्स बनाए वो सारे मैंने खुद ने बनाए और खुद ने पोस्ट किए थे। तो उसी तरह से हमारी जर्नी आगे बढ़ी। पहले 90 दिनों तक हमारे पास कोई भी बिज़नेस नहीं था। एक बार भी हर सुबह उठ के मैं फ़ोन के सामने बैठा रहता था, देखता रहता कि यार आज कोई रिंग बजे, आज कोई इंक्वायरी आए, लेकिन हमारे पास कोई ऑर्डर्स नहीं आते थे। वो 90 डेज़ में ऑलरेडी मेरे ईएमआईज़ बाउंस होने शुरू हो गए थे। पैसे बिल्कुल बैंकरप्ट कंडीशन पे हम लोग पहले ही 90 डेज़ में आ गए। तो क्योंकि ऑर्डर्स था ही नहीं, तो आगे बढ़े। तो फिर धीरे-धीरे फिर भी हमने सोचा नहीं यार कोई बात नहीं, वैसे होप हमारी फिर भी अलाइव थी। 91st डे पे हमें हमारा पहला ऑर्डर मिला, जिसमें कस्टमर ने कहीं हमारे फेसबुक के रेफरेंस से, जो मैंने पोस्टर बनाया था उसके रेफरेंस से उसने हमें फ़ोन किया और बोला मैं आपके पेज को देखता हूँ और उसके मुझे एक एक्चुअली सर्विस चाहिए। 600 रुपये हमारे पहला रेवेन्यू था। हमारा फर्स्ट सेल्स वॉज 600 रुपीज़, जहाँ पे मैंने उस कस्टमर को खुद ड्राइव करके एयरपोर्ट पे ड्रॉप किया था। उस कस्टमर ने हमें जो रिव्यूज़ दिए, बिकॉज़ जब हम टाइम पे पहुँचे थे तो उसकी दिक्कत एक्चुअली ये थी कि उसके कोई भी कैब टाइम से नहीं पहुँचती, लोग बार-बार कैंसल कर देते थे क्योंकि काफ़ी इंटीरियर जगह पे उसका लोकेशन था। उसने मुझे 2-3 बार पूछा, बोले आप डेफिनिटली कर पाओगे? बोला कोई बात नहीं सर, हो जाएगा। देन फाइनली आई रीच्ड टू हिज प्लेस अर्ली इन द मॉर्निंग। मैंने उसको पिकअप किया। व्हेन ही ओपन्ड द डोर ही सीन दैट कार इज़ वेरी डिसेंटली फ्रेग्रेंटेड। कार के अंदर पानी की बॉटल रखी है, खाने के लिए वेफर्स हैं, बिस्किट्स रखे हुए हैं, चॉकलेट्स रखी हुई हैं, एक धीमा सा एकदम सूदिंग म्यूजिक बज रहा है। और फिर देन वी स्टार्टेड द जर्नी एंड उसके बाद में जो उसने मेरे साथ वार्तालाप किया, उसके बाद में फाइनली व्हेन आई ड्रॉप्ड हिम एट द एयरपोर्ट, तो उसने मुझे 600 रुपये देते हुए ये बताया कि यार आज तक मैंने बहुत सारी सर्विसेज यूज़ की, अक्रॉस वर्ल्ड घूमता हूँ, लेकिन इतनी बेहतरीन और इतनी पर्सनलाइज सर्विस आज तक मैंने एक्सपीरियंस नहीं की है। अगर आप लोग यही सर्विसेज इसी लेवल के और इसी स्टैंडर्ड के साथ अगर कंटिन्यू करते हो, तो एक दिन आपकी सर्विस हर एक लोग चाहेंगे। तो दिस वाज द सेंटेंस व्हिच ही यूज्ड एंड दैट एक्चुअली बूस्टेड कॉन्फिडेंस इनसाइड मी। और मुझे लगा कि नहीं यार, अगर मुझे लगता है कि ये चीज़ चल सकती है, अगर इन्हें लगता है कि ये चीज़ चल सकती है, तो ये चीज़ ज़रूर चलेगी। नाउ इट वाज जस्ट टाइम व्हिच आई हैव टू वेट, और मेरे पास बहुत पेशेंस था कि नहीं यार, मुझे आई वाज रेडी। अगर मुझे 5 साल भी लगेंगे तो अभी मैं कंपनी को खड़ा करके रहूँगा। सो दिस वाज द इंटेंशन व्हिच आई वाज कीपिंग इन माय माइंड। और लेकिन उस कस्टमर ने इतने सारे हमारे रेफरेंस फ्लो करवाए कि उसके बाद में फिर हमारे पास कंटिन्यूअस बुकिंग्स आने लगे। धीरे-धीरे मैं गाड़ियों को जोड़ते गया, लेकिन हमने 2 चीज़ पे, एक हमारा कस्टमर एक्सपीरियंस और एक हमारा कोर पर्पस, इस पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हम स्केल पर ज़रूर बढ़े, हमारी स्केलेबिलिटी ज़रूर हुई। हम एक कंपनी से मतलब एक सिटी से 10 सिटी में हुए, 10 से 20 में हुए, 50 गाड़ियाँ हुए, 100 गाड़ियाँ हुए, लेकिन हर बार हमने ये 2 पर्पस पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ होने नहीं दिया। और प्रोबेबली उसी रीज़न की वजह से आज भी हमारे जितने भी सिटी में ऑपरेशन है, आज भी हम सभी कस्टमर को दावे के साथ कहते हैं कि आप हमारे कोई भी गाड़ी बुक करवाइए, आपको हर एक सिटी में एक ही जैसा और बेहतरीन अनुभव मिलेगा। और उसी कंसेप्ट की वजह से आज भी हमारे कस्टमर्स हमको कंटिन्यूअसली और रिपीटेटिवली बुक करवाते हैं, डिस्पाइट ऑफ प्राइसिंग आवरसेल्फ अ बिट प्रीमियम कंपेयर टू द मार्केट और कंपेयर टू द कॉम्पिटिशन। बहुत सही, यस बहुत सही आपने बताया। इवन इस चीज़ को मैंने कई बार ऑब्जर्व किया, जब आपकी लिंक्डइन पोस्ट या आपके ऑफिशियल पेज की लिंक्डइन पोस्ट के थ्रू हमने जब ऑब्जर्व किया, देखा, तो कहीं ना कहीं वैल्यूज़ और कस्टमर एक्सपीरियंस जो है वो आपने हाई प्रायोरिटी पर रखा। जैसे कई सारे एग्जांपल्स मैं ले सकता हूँ। एक दो चीज़ें मैंने इस तरीके की देखी, जैसे नॉर्मली लोग करते हैं बिजनेस के केस में कि भाई आप हमें बिल मत दीजिए, या नॉर्मली जस्ट पेपर पे ही लिख दीजिए, या कुछ इस तरीके से कर दीजिए, बट जीएसटी आप मत अप्लाई करिए उस पर। सो आपने उस पर्टिकुलर कंडीशन में भी नहीं मतलब एग्री किए और आपने उस चीज़ को प्रायोरिटी पर रखा। तो कहीं ना कहीं मतलब ऐसा कोई मोमेंट आया हो आपको जब आपको लगा हो कि अगेंस्ट दी वैल्यू जाने से अगर बिजनेस बढ़ सकता है, तो शायद कुछ ट्राई किया जाए फॉर द मीन वाइल, एंड देन रिटर्न बैक टू कि चलो भाई थोड़ा एस्टेब्लिश हो जाए एंड देन फिर हम उसके बाद कर लेंगे। क्योंकि अगेन बिजनेस के चैलेंजेस होते हैं कि आपको फाइनेंशियल रेवेन्यू लाना होगा कहीं ना कहीं 1 साल 2 साल के बाद। सो इस तरीके की कोई सिचुएशन आई जहां आपको लगा हो कि नहीं, थोड़े टाइम के लिए कर लेते हैं कॉम्प्रोमाइज एंड देन फिर हम आगे फर्दर। देखिए, अगर जैसे यहाँ पे मैं 2 चीज़ इसका आंसर 2 तरीके से देना चाहूँगा। जैसे आपने मैंने इंट्रोडक्शन के टाइम पे बताया था कि मेरे लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं, वैल्यूज़ और एथिक्स मेरे लिए इतने मेरे अंदर इनकलकेटेड है कि अगर मान लीजिए उससे अगर कोई चीज़ डेविएटेड होती है, तो आई एम रेडी टू लूज़ दैट थिंग, आई एम वेरी ओपन।
दूसरी चीज़ कि उसमें कभी भी बिज़नेस में काफ़ी बार हमारे पास ऐसे इंस्टेंसेस, जैसे एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ कि हम लोग 1 महीने में अराउंड 3-1 लाख रुपए का हमें बिज़नेस मिलने वाला था। लेकिन जब वो फाइनल राउंड के लिए हम लोग बैठे तो उसमें कॉर्पोरेट का जो एग्ज़ीक्यूटिव था उसने ये बोला कि यार हमें अगर मैं आपको ये बिज़नेस देता हूँ तो आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग आउट ऑफ इट। सो ये चीज़ कि हम लोग कभी रेडी नहीं थे और हमने विदाउट थिंकिंग इवन एनीथिंग फर्दर वी लॉस्ट दैट बिज़नेस फॉर 3 लाख पर मंथ। तो उसकी वजह से मतलब एज अ स्टार्टअप आप सोच सकते हैं कि 3 लाख रुपए पर मंथ का बिजनेस स्टार्टअप के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। फिर भी हमने कभी भी ये नहीं सोचा और आज तक फॉर्चुनेटली आई एम एक्चुअली मेरे साथ जितने भी लोग आज भी जुड़े हैं, बीइंग इट आवर चैनल पार्टनर्स, बीइंग इट आवर रिसोर्सेस और आवर कंसल्टेंट, सभी लोग इसी विजन और इसी ट्रस्ट और इसी वैल्यूज में बिलीव करते हैं कि कोई भी चीज जो सही है वही करनी है। अगर कोई चीज उससे बाहर है तो उसको नहीं करना है, चाहे फिर बिजनेस लॉस हो जाए। एंड वेरी प्राउडली हम लोग काम, बिकॉज आज भी हम लोग इसीलिए इतना मतलब ओपनली कहते हैं कि जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं वो हमसे इसीलिए जुड़े हैं क्योंकि वो हमारी सर्विसेज की वैल्यू करते हैं। वो जानते हैं कि ये लोग जो बोलेंगे वो लोग ये करके दिखाएंगे और वही ग्राउंड पे हमें दिखेगा। उसी की वजह से आज अगर मान लीजिए जो चीज आपको मार्केट में 10 रुपए की मिलती है, उसी चीज का आप 15 रुपए देने के लिए क्यों राजी होंगे? बिकॉज यू विल सी सर्टन वैल्यूज आउट ऑफ इट एंड दैट वैल्यूज टू फिल we actually kept entire our focus to build that values। हमें कस्टमर को उसी वैल्यूज को दिखाना है, उसी तरह से रिप्रेजेंटेशन करना है और वो वैल्यूज उनको रियलिटी में भी दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहीं न्यूज़पेपर में दे दिया फिर कोई पोस्ट पे लिख दिया तो वो वैल्यूज उनको रियल में ना दिखे। आज भी हमारी इंक्वायरीज में काफी बार कस्टमर्स ऐसे आते हैं जिनकी जर्नी हमारे कॉस्ट के हिसाब से मैच नहीं होती है, तो हम उनको ओपनली बोल देते हैं कि हम आपको सर्विसेज देंगे लेकिन आपके लिए ये सर्विसेज ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगी। तो वो काफी कस्टमर्स हमें ये चीज पे काफी सारा अप्रिशिएशन भी देते हैं कि नहीं यार आप लोग सही बोल रहे हो कि हमारे लिए ये सर्विसेज अप्रिशिएट मतलब वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। तो उससे अच्छा हमने कभी भी हमारे बिजनेस को प्राधान्य नहीं दिया, हमने कभी भी हमारे प्रॉफिट लॉस को नहीं दिया, हमने ऑलवेज एक ही जगह पे फोकस रखा, कस्टमर को एक्सपीरियंस अच्छा कैसे देना है, चाहे फिर वो हमारे साथ बुकिंग करे या चाहे फिर वो हमारे साथ ना करे। दैट वी एंटायरली लीव इट टू द कस्टमर बिकॉज वो राइट हमेशा से उनके पास रहते हैं, कभी हमारे पास नहीं आते। बट हम ऑलवेज ये इंश्योर करते हैं कि जब भी हम उनको जवाब दें, जब भी हम उनको आंसर दें या असिस्ट करें, ऑलवेज हम उसी तरीके से असिस्ट करें कि उनके दिमाग में जो भी क्वेरीज हैं वो सारी क्लियर हो जाए, उनका डिसीजन मेकिंग एकदम ईजी होना चाहिए, एकदम सिंपल होना चाहिए। वहां तक हम उनको लाके डिसीजन मेकिंग हम उनके ऊपर छोड़ देते हैं। अगर वो यस बोलते हैं तो हम बुक करते हैं, अगर वो नो बोलते हैं तो कोई हम आगे उनके नेक्स्ट इंक्वायरीज का वेट करते हैं। सो यही हमारा पूरा सा स्ट्रक्चर जो है, बिजनेस मॉडल आज तक हमारा यही रहा है और इसी की वजह से लोग जो हमारे साथ इंक्वायरीज प्लेस करते हैं वो भी हमारे बारे में प्रमोट करते हैं और जो हमारे साथ राइड्स करते हैं वो भी हमारे बारे में प्रमोट करते हैं। तो इट इज जस्ट लाइक अ डबल चैनल व्हाट वी आर बिल्डिंग। सो कुछ लोग पोटेंशियल कस्टमर्स है और आज तक हमारे जितने भी बुकिंग्स आए हैं उसमें 86% हमारे बुकिंग्स लोगों ने कहीं हमारे बारे में अच्छी चीजें सुनने के बाद में ही हमें बुक किया है या फिर हमारे पास इंक्वायरीज प्लेस की। एंड दैट इज व्हाट इट स्पीक्स ऑल द रिजल्ट्स और यही हमारी चीज अल्टीमेटली आगे जाके भी हम यही स्ट्रेटेजी पे कंटिन्यू रहेंगे। बहुत ही सरप्राइजिंगली ये आपने एक बड़ा अच्छा किस्सा बताया अपना कि 3 लाख रुपीस पर मंथ का बिजनेस आपने जस्ट फॉर द सेक ऑफ वैल्यू आपने नहीं एक्सेप्ट किया। और क्योंकि सही बात है कि आप एज अ स्टार्टअप 3 लाख रुपए बहुत बड़ी बात होती है कि जो आपको पर मंथ मिलने वाले हैं बिजनेस के लिए, बट डेफिनेटली दैट्स हाउ यू सस्टेन एंड यू ग्रो इन योर बिजनेस और इन योर करियर। अब बात आती है कि आपने अब अगर बात करें तो एक टैक्सी से स्टार्ट करके करीब आई थिंक 900 प्लस टैक्सीज आज आपके बिजनेस में हैं, चैनल में, और करीब 42 सिटीज में आपकी प्रेजेंस हो चुकी है। सो अब आगे आपका इसको किस तरीके से ले जाने का इरादा है, किस तरीके से आप आगे इसको प्लान कर रहे हैं? कि हम जनरली जब भी हम ऑलवेज सोचते हैं, जैसे वी आर वेरी विजन सेंट्रिक कंपनी, सो ऑलवेज हम आगे के फ्यूचर के बारे में सोच के चलते हैं। तो जब भी मैंने ये कंपनी बिल्ड किया था हमने एक्चुअली कुछ बेंचमार्क्स अपने आप एस्टैब्लिश करके रखे थे और उसी बेंचमार्क के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। फिलहाल हम उस बेंचमार्क से काफ़ी आगे चल रहे हैं। तो जैसे हम लोग मान लीजिए अभी हमारा मेन जो है जैसे कस्टमर सेंट्रिसिटी हमारा सबसे पहला गोल रहता है। तो हम आज भी नंबर 1 कंपनी बनना चाहते हैं, लेकिन नॉट बिकॉज ऑफ वैल्यूएशंस, नॉट बिकॉज ऑफ बिजनेस ग्रोथ, हमें बनना है नंबर 1 बिकॉज ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सो हम ऑलवेज वहाँ पे हमारी सक्सेस मेजर करते हैं।
दूसरी जो चीज़ है, हम एक्चुअली मुझे पर्सनली ऐसा है कि चलो मान लो मुझे आई वांटेड टू रिप्रेजेंट इंडिया ऑन टू अ ग्लोबल लेवल। तो हम वही कंपनी और उसी पैशन के साथ आज भी हम चल रहे हैं। जैसे हमने हमारी टैगलाइन आज भी रखी है, इंडियाज़ अल्टीमेट कार रेंटल एक्सपीरियंस। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब भी उसी को अब जब हम ग्लोबल स्टैंडर्ड पे लेके जा रहे हैं, मतलब अभी हमारे इंडियन एक्सपेंशंस कंप्लीट हो चुके हैं, हमारा पहला इंडियन फेज ओवर हो चुका है। नाउ वी आर थिंकिंग फॉर ग्लोबल एक्सपेंशन। आज भी ये सारे एक्सपेंशंस में हम लोग हमेशा से, वही मैंने बताया था, हमारा कोर पर्पस, हमारा कस्टमर एक्सपीरियंस और इंडियन मेहमान नवाजी, मतलब भारतीय मेहमान नवाजी हमेशा वर्ल्ड में एक अप्रिशिएबल, एक काबिल तारीफ रही है। तो हम वही लेके जाना चाहते हैं आगे भी, कि अगर कोई आदमी हमारे कैब में दूसरी कंट्रीज में बैठता है, he or she should feel Indian hospitality into it. So हम उसी कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं, छोटे छोटे, और हमारा हमेशा से एक फोकस रहा है कि जितनी हो सके उतनी माइन्यूट डिटेल पे इतना अच्छा फोकस करो कि धीरे 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 अगर हम उसको कंबाइन करें तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए। तो हम छोटी छोटी डिटेल, जैसे कस्टमर को नमस्ते से, आज भी हमारे सारे ट्रांजेक्शन नमस्ते से शुरू होते हैं। आप चाहे हमें फ़ोन पे बात कीजिए, आप चाहे हमें व्हाट्सएप पे बात कीजिए, हमें ईमेल पे बात कीजिए, हमारा सबसे पहला टाइटल नमस्ते रहता है। बीइंग इट वेदर वी गेट इट फ्रॉम कॉर्पोरेट, वेदर वी गेट इट फ्रॉम इंडिविजुअल। सो हमेशा से हमारी ये हॉस्पिटैलिटीज, ये इंडियन फीचर्स हम लोग हमेशा से रखते हैं। तो ये वैल्यूज हमने बना के रखी है, वही वैल्यूज हम ग्लोबल स्टैंडर्ड पे भी लेना चाहते हैं। हम लोग ऑलरेडी उस दिशा में कार्यरत हैं, मतलब हम लोग कार्य करना शुरू कर दिया है। काफ़ी इंडिविजुअल्स हैं, काफ़ी सप्लायर्स हैं जो हमें ग्लोबल स्टैंडर्ड पे भी हेल्प करने के लिए रेडी हैं। विद द टर्म्स एंड कंडीशन, उसके बारे में डिस्कशन चल रहे हैं। तो हम लोग हमेशा से ये चाहेंगे कि हम कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन हमारी जो रूट्स हैं, जिसकी वजह से हमने कंपनी शुरू की है, उस रूट्स में कभी कॉम्प्रोमाइज ना हो, और हम इंडिया को एक ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट करें, एक ऐसा ब्रांड जो इंडियन हॉस्पिटैलिटी को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट पाए। तो आगे जाके हमारे यही प्लान्स रहेंगे और आगे जाके हम इसी डायरेक्शन में कार्यरत हैं। राइट, तो अब बात आती है कि आपने इतनी सारी चीज़ें कहीं, और जिसमें सबसे अगर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी की बात करें तो हम कस्टमर एक्सपीरियंस आपके लिए आता है, कस्टमर किस तरीके से एक्सपीरियंस कर रहा है। अब बात आती है कि जो आज की डेट में स्टूडेंट्स हैं, जो आज की डेट में जनरेशन है, जो स्टार्टअप करना चाहती है, और जिनके लिए अगेन मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा कि उनकी सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न यही होती है कि स्टार्ट कहाँ से करें। बिकॉज सपने देखने के लिए तो कोई बात नहीं, आप कहीं से भी पढ़ेंगे, कुछ देखेंगे, किसी की सक्सेस स्टोरी देखेंगे तो आपको लगेगा कि आज इतनी बड़ी चीज़ हो गई है, बट डेफिनेटली स्टार्ट सबसे टिपिकल होती है। सो उस स्टार्ट के लिए आप कुछ उन्हें मैसेज देना चाहते हैं और कुछ उन्हें कहना चाहते हो, आपका क्या मैसेज रहेगा, किस तरीके से उन्हें सोचना चाहिए उस मोमेंट पे? सबसे पहले देखिए, जब भी ऐसा होता है कि हम एज इंसान में एक्चुअली एक बहुत अच्छी खूबी है कि हम बहुत सारे सपने देख सकते हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। तो जब भी हमारे दिमाग में जब आइडियाज़ आते हैं, उसको हमेशा अपने कोई एक डायरी जैसा रखिए। वो सारे आइडिया, छोटे मोटे बड़े जो भी आते हैं, वो हमेशा से लिखते रहिए। उस आइडिया के बाद में अगर मान लीजिए 1000 आइडियाज़ हैं, जो आप नोटबुक जब भी आप चेक करते हैं, रेफर करते हैं, आपको 1000 आइडियाज़ मिलते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी 1000 आइडियाज़ आपके काम के होंगे। उसमें से कुछ आइडियाज़ ऐसे निकालिए कि जिसकी आपकी पैशन उस आइडिया के अलाइन हो। दैट मीन्स आप मान लीजिए अगर कोई म्यूजिक में अगर गिटार अच्छा बजाते हैं, तो कोई ऐसा आइडिया निकालिए कि उसमें कोई गिटार रिलेटेड कुछ चीज़ हो। तो वैसे वो आपका दूसरा स्टेप फिल्ट्रेशन का रहेगा। तीसरा वो करिए कि अगर वही आइडिया जिसमें आपका पैशन भी है, आइडिया भी आपके पास है, लेकिन मार्केट में उसका ज़रूरत कितना है, या फिर मार्केट में ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है कि जो आपने उस आइडिया की वजह से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आइडिया होना ज़रूरी है, पैशन होना ज़रूरी है, लेकिन मार्केट में डिमांड होनी भी ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आपको तीसरे स्टेप पे रिफर करनी है, चेक करनी है। अगर ये तीनों चीज़ों में अगर आपको सही लगता है, तो फाइनली आई एम वेरी श्योर कि वो 1000 के अंदर से आप हार्डली कुछ 1 या 2 आइडिया के ऊपर एंड अप होंगे, और वही 1 या 2 आइडिया के ऊपर आपको काम करना शुरू करना है। पहले दिन से पिक्चर बड़ा देखिए, लेकिन स्टेप्स हमेशा छोटे लीजिए। तो पिक्चर आपको ये देखना है कि मुझे बहुत बड़ी कंपनी बनना है, लेकिन शुरुआत एक छोटे से सर्कल से कीजिए। मतलब कि आप मान लीजिए अगर आप म्यूजिक टीचर बनना चाहते हैं, तो म्यूजिक आपके पास, गिटार आपका पैशन है, आपने देखा कि लोगों को जरूरत है म्यूजिक सीखने की। तीनों जो आपके क्वेश्चन है उसके आंसर आपके पास है। चौथा जो है, आपकी अपार्टमेंट या आपकी सोसाइटी से शुरू कीजिए। तो वो एक छोटा सा सर्कल हो गया। उसमें अपने बारे में बताइए कि यार मैंने गिटार क्लास शुरू की है, अगर किसी को गिटार सीखना है तो अगर आप चाहते हैं तो मेरे पास से सीख सकते हैं, ये उसकी फीस है। ठीक है, तो धीरे धीरे उसमें से मान लीजिए 1 बच्चा आता है, 2 बच्चे आते हैं, तो वो 1-2 बच्चे के आपका एक्सपीरियंस कहता रहता है, वो लर्निंग हमेशा से अपने पास रखिए और धीरे धीरे करके उस सर्कल को बढ़ाते जाइए। और काफ़ी बार ऐसा भी होगा कि आप अगर बहुत अच्छी तरह से सिखाएंगे तो वो सर्कल अपने आप ग्रो होता जाएगा। जो भी आपके पास आएंगे वो अपने आप आपको रिफर करते जाएंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे सर्कल बढ़ाइए, अपने लर्निंग्स को, अपने स्किल्स को उस ट्रेनिंग के अंदर इंटीग्रेट कीजिए, आप उनके अंदर अनुरूप बदलाव कीजिए, और फिर
फिर और सर्कल बढ़ाते जाइए। ऐसे ऐसे करके स्लोली आप धीरे धीरे करके अपने आप में एक बड़ी कंपनी बनते जाएंगे, जिसका आपको खुद को भी अंदाजा नहीं होगा। और बाकी का जो मेजरली काम है वो हमेशा से आपके कस्टमर्स जो है वो करके देंगे, अगर आपने उनको बेहतरीन सर्विस दी है तो हमेशा से अपना फोकस अपनी सर्विसेज पे रखिए, किसी और चीज पे मत जाइए। मार्केटिंग सब कुछ अपनी चीजों पे सही है, लेकिन अल्टीमेटली जो काम वर्ड ऑफ माउथ कर सकता है वो और कोई मार्केटिंग नहीं कर सकता है। तो हमेशा से अपना फोकस सर्विसेज पे उतना बेहतरीन रखिए कि आपकी सर्विसेज में कोई भी दिक्कत ना हो, कस्टमर अपने आप आपके ब्रांड एम्बेसडर बने और आपकी ब्रांड को प्रमोट करते जाए। तो यहाँ से स्टार्टिंग एक आइडिया से लेके बड़े बिजनेस तक आप कैसे बन सकते हैं, दिस इज व्हाट इट ऑल शॉर्ट अबाउट एंड वेरी स्वीट एंड वेरी क्रिस्प वे। बहुत सही। एक आपसे बात करके अगर मैं देखूं तो बहुत अच्छी चीज निकल के आती है कि कस्टमर एक्सपीरियंस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही आपके ब्रांड एम्बेसडर है, वही आपकी मार्केटिंग टीम है, वही आपकी ब्रांडिंग टीम है, सारा कुछ काम आपको वही करके देंगे। ओनली एंड ओनली थिंग आपको ध्यान रखनी है कि कस्टमर एक्सपीरियंस कैसे एनहांस करना है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, कॉन्वर्सेशन ये आपका, आई होप कि आपको भी ये कॉन्वर्सेशन पसंद आया हो। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रौनक, थैंक यू।